डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो कार्बन 13 NMR है उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, न्यूक्लियर ओवरहॉजर इन्हेंसमेंट। ये हमने प्रोटॉन NMR में भी पढ़ा था, तो आज हम कार्बन 13 NMR में देखेंगे कि ये क्या है। NOE होता बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर हुआ था, बस देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो व्हेन वी ऑब्टेन अ प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम, द इंटेंसिटी ऑफ मेनी कार्बन सिग्नल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली above those observed in a proton coupled experiment। देखो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्बन 13 के जो स्पेक्ट्रम है वो प्रोटॉन डीकपल्ड और प्रोटॉन कपल्ड दोनों हम ले सकते हैं। एक में प्रोटॉन के साथ कपलिंग और दूसरे में प्रोटॉन के साथ डीकपलिंग, ठीक है, वो होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो प्रोटॉन कपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम है और उसमें जो कार्बन सिग्नल्स की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम। यानी जब हम प्रोटॉन के साथ कोई कपलिंग नहीं शो करें कार्बन की, तो कार्बन 13 स्पेक्ट्रम में जो कार्बन के सिग्नल्स होंगे उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी इंक्रीज हमें मिलती है, ठीक है। तो कार्बन एटम्स विद हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड आर इन्हेंस्ड द मोस्ट एंड द इन्हेंसमेंट इंक्रीजेज एज मोर हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड। अब क्योंकि हम ये प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ले रहे हैं और ये जो न्यूक्लियर ओवरहॉजर इन्हेंसमेंट है ये हमें कब देखने को मिलता है, जब हम उस प्रोटॉन को इरेडिएट करा देते हैं, ठीक है, यानी उसको हम सैचुरेट करा देते हैं। तो उस प्रोटॉन की वजह से ही, उसके इरेडिएशन की वजह से ही जो कार्बन सिग्नल है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम की वजह से ये इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि उसको हम इरेडिएट करा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे कार्बन के सिग्नल्स जो होंगे उतने ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि उतना ज़्यादा इन्हांसमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज न्यूक्लियर ओवरहॉजर इफेक्ट एंड द डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द सिग्नल, कितनी इंक्रीज हुई है सिग्नल में उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर ओवरहॉजर इन्हेंसमेंट। और ओवरहॉजर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये है। तो the nuclear overhauser effect is general, showing up when one of the two different types of atom is irradiated while the NMR spectrum of the other type is determined। मतलब ये बोला गया है कि जैसे यहाँ पर हमने दो टाइप्स के एटम ले रखे हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो न्यूक्लियर ओवरहॉजर इफेक्ट हमें कब देखने को मिलेगा कि जब हम इस एक न्यूक्लियाई को तो हमने इरेडिएट करा दिया, ठीक है, और इस दूसरे न्यूक्लियाई का स्पेक्ट्रम हम डिटरमिन कर रहे हैं। तो इसके इरेडिएशन की वजह से इसके जो कार्बन सिग्नल की मतलब इसके जो दूसरा न्यूक्लियाई है उसके जो सिग्नल की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियाई में से एक को इरेडिएट करा रहे हैं और दूसरे का जो स्पेक्ट्रम है उसको डिटरमिन कर रहे हैं। तो अगर इफ़ द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटीज ऑफ द ऑब्जर्व्ड यानी कि नॉन इरेडिएटेड एटम चेंज, तो अगर इस जिसको हमने इरेडिएट नहीं कराया है उसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है इंक्रीज, उसमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है और वो इंक्रीज ही होती है, तो हम बोलेंगे कि इन्हेंसमेंट हैज़ अकर्ड। इन्हेंसमेंट भी इंक्रीज को ही बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि इन्हेंसमेंट हुआ है, ठीक है। इन द केस ऑफ कार्बन 13 इंटरैक्टिंग विद प्रोटॉन इरेडिएटिंग द हाइड्रोजन्स इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कार्बन सिग्नल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के केस में हम हाइड्रोजन को इरेडिएट करा देते हैं जिससे कार्बन सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो में इंक्रीज देखने को मिलती है। तो द मैक्सिमम इन्हेंसमेंट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। तो अब हम वो NOE मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम इन्हेंसमेंट हमें देखना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2, और ये है गामा इरेडिएटेड एटम का डिवाइडेड बाय गामा ऑब्जर्व्ड एटम का। और गामा मैंने आपको बताया था गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने लगे तो आप गामा इरेडिएटेड मतलब यानी प्रोटॉन का गामा हमें ऊपर लिखना है और कार्बन का गामा हमें नीचे लिखना है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ये, और प्रोटॉन का मैंने आपको बताया था गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला होती है। और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे गामा ऑफ कार्बन से, और गामा ऑफ कार्बन क्या होता है 10.705, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1.988 इस तरह से कुछ आता है, ठीक है, लगभग 2 समझ लीजिए आप इसको। तो ये हम NOE मैक्सिमम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो न्यूक्लियर ओवरहॉजर इन्हेंसमेंट क्या हुआ, बस एक न्यूक्लियाई को हमने इरेडिएट कराया और दूसरे
न्यूक्लियाई ने इस चीज़ को सेंस किया और जिसकी वजह से उसका जो सिग्नल है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि गामा इरेडिएटेड इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस बीइंग इरेडिएटेड और गामा ऑब्जर्व इज दैट ऑफ द न्यूक्लियस बीइंग ऑब्जर्व। तो गामा ऑब्जर्व यहाँ पर कार्बन के लिए लिखेंगे और गामा इरेडिएट जो है वो हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए। मतलब एनओई मैक्सिमम इज द इन्हेंसमेंट ऑफ द सिग्नल एंड इट मस्ट बी एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल स्ट्रेंथ। तो अगर हमें टोटल प्रेडिक्टेड इंटेंसिटी निकालनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है, तो जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल को हमने यहाँ 1 बोल दिया है, जो ओरिजिनल सिग्नल की स्ट्रेंथ थी उसमें हम ये एनओई मैक्सिमम अगर ऐड कर देंगे, तो हमने जब ये सब ऐड किया तो कैलकुलेट करेंगे, तो बाय कैलकुलेटिंग एनओई मैक्सिमम, जब हमने एनओई मैक्सिमम को कैलकुलेट किया तो हमने पाया, वी फाउंड दैट द कार्बन 13 सिग्नल कैन बी इनहेंस्ड अप टू 200% बाय इरेडिएशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो जो कार्बन सिग्नल ओरिजिनल थे उसके कंपैरिजन में एनओई के बाद उसके जो सिग्नल्स थे, कार्बन सिग्नल, वो करीब 200% जो है वो इंक्रीमेंट वहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो सिग्नल इन्हेंसमेंट ड्यू टू एनओई इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पोलराइजेशन। ये एनओई एग्जाम्पल है क्रॉस पोलराइजेशन का। अब ये क्रॉस पोलराइजेशन क्या होता है कि इन विच अ पोलराइजेशन ऑफ द स्पिन स्टेट्स इन वन टाइप ऑफ द न्यूक्लियस कॉजेज अ पोलराइजेशन ऑफ द स्पिन स्टेट्स इन द अदर न्यूक्लियस। मतलब एक न्यूक्लियस के स्पिन स्टेट्स का पोलराइजेशन की वजह से दूसरे न्यूक्लियस के स्पिन स्टेट्स में पोलराइजेशन हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्रॉस पोलराइजेशन बोल रहे हैं कि एक न्यूक्लियस का पोलराइजेशन दूसरे न्यूक्लियस में पोलराइजेशन को कॉज कर देता है। बस आप इस पोलराइजेशन समझ लीजिए, मैग्नेटाइजेशन समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो इन द करंट एग्जाम्पल जो हमने ले रखा है, प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम, व्हेन द हाइड्रोजन्स इन द मॉलिक्यूल आर इरेडिएटेड, जब हम इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को, कोई भी मॉलिक्यूल जो हम प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, अगर उसमें हम हाइड्रोजन को इरेडिएट करा देंगे तो दे बिकम सैचुरेटेड। इरेडिएट कराने का क्या मतलब होता है कि हमने हाइड्रोजन को सैचुरेट कर दिया, यानी कि लोअर लेवल और मतलब लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इक्वल नंबर हो जाएंगे एंड अटेन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो, अब एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, तो इक्विलिब्रियम स्टेट से क्या मतलब है, बोल्ट्जमान ने के अकॉर्डिंग के हम बताते हैं ये। देखो, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो सपोज ये हमारी अल्फा स्पिन स्टेट है, ठीक है। 2 स्पिन स्टेट होती है प्रोटॉन के और दूसरी होती है बीटा स्पिन स्टेट। तो सपोज कि अल्फा स्पिन स्टेट में हमारे 5 न्यूक्लियाई हैं, तो मैंने ये 5 स्पिन यहाँ पर बना दी, और बीटा स्पिन स्टेट में सपोज हमारी 3 हैं, ठीक है। यानी नीचे वाले में 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर वाले में 3 मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक। अब हम जब इसको इरेडिएट कराते हैं, इरेडिएट करने का मतलब ये होता है कि लोअर स्पिन स्टेट यानी अल्फा स्पिन स्टेट में और बीटा स्पिन यानी लोअर एनर्जी लेवल और अपर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल का नंबर इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस पर ये डालेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये एक न्यूक्लियाई ने एब्जॉर्ब किया और ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर भी हमारे 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे भी हमारे 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब आप इस पर कितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी डाल लो, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पर कोई सिग्नल हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसी स्टेट को हम सैचुरेटेड स्टेट बोल देते हैं, जब लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन जो है, जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वो इक्वल हो जाते हैं। तो ठीक, तो ये यही कह रहा है कि जब हम इसको इरेडिएट करा देते हैं तो हाइड्रोजन जो है ये सैचुरेटेड हो जाता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से, और डिफरेंट है भी। इक्विलिब्रियम स्टेट है ये पहली वाली, जिसमें अल्फा वाले में ज़्यादा है हमारे पॉपुलेशन और बीटा स्पिन स्टेट में थोड़ी कम है, यानी लोअर एनर्जी लेवल में ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है पॉपुलेशन और एक्साइटेड स्टेट में कम है। और जब हमने इसको इरेडिएट करा दिया तो ये हमारा ये बन गया। तो ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट से ये वाली स्टेट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। अब क्या है, आगे लिखा हुआ है देयर आर मोर स्पिन्स दैन नॉर्मल इन द एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मली क्या होता है कि बीटा स्पिन स्टेट ये थी, तो बीटा स्पिन स्टेट में अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल मैंने फिलहाल लिया है, इसमें यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई थे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। लेकिन आफ्टर इरेडिएशन यहाँ पर कितने हो गए, 4 न्यूक्लियाई, तो अब ज़्यादा हो गए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि देयर आर मोर स्पिन देन नॉर्मल इन द एक्साइटेड स्टेट। आफ्टर इरेडिएशन एक्साइटेड स्टेट में नॉर्मल
जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था उसके कंपैरिजन में मोर स्पिन हो जाएंगी एक्साइटेड स्टेट में, तो वो हो भी गई हैं। नॉर्मली हमारी कम होती हैं एक्साइटेड स्टेट में, और जब हमने इरेडिएशन करा दिया तो ज़्यादा हो गई। ठीक, अब इससे क्या होगा कि ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ स्पिन डाइपोल्स द स्पिन्स ऑफ द कार्बन न्यूक्लियाई सेंस द स्पिन इम्बैलेंस ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। अब क्योंकि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, तो जब हाइड्रोजन में ये इम्बैलेंस होता है, इसी चीज को कार्बन जो है सेंस कर लेता है कि भाई हाइड्रोजन में कहीं ना कहीं कोई स्पिन इम्बैलेंस हुआ है। स्पिन इम्बैलेंस कैसे हुआ कि लोअर और हायर दोनों में जो है इक्वल नंबर ऑफ स्पिन्स हो गई हैं, ठीक है। तो इसको जब वो सेंस करता है, और सेंस करने के बाद क्या करता है, बिगिन टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू अ न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट दैट हैज मोर स्पिन्स इन द लोअर स्टेट। तो इसके बाद ये जब ये सेंस करता है कार्बन, तो कार्बन फिर एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्वायर करता है। कैसे? वो अपनी स्पिन्स को इस तरह से एडजस्ट करता है कि उसके जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें ज़्यादा स्पिन हो जाती हैं, और जो हायर के कंपैरिजन में, मतलब यानी यहाँ पर आप समझ लीजिए रिलैक्सेशन होता है मॉलिक्यूल का। तो जो लोअर स्पिन स्टेट में वहाँ पर जो है इसकी हायर हो जाएंगी और अपर में थोड़ी कम रहेंगी। तो जब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी लोअर एनर्जी स्टेट में होती है, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी जो है हमें सिग्नल की इंक्रीज, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है सिग्नल की। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये हमारा सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है इस पॉपुलेशन डिफरेंस पर, कि पॉपुलेशन डिफरेंस मतलब लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में क्या पॉपुलेशन डिफरेंस है। तो उसमें लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा रहना चाहिए। जितना ज़्यादा लोअर एनर्जी स्टेट में पॉपुलेशन होगी, हमें उतना सिग्नल की इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यही लिखा है, दिस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोअर स्पिन स्टेट्स ऑफ द कार्बन इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द एनएमआर सिग्नल। तो सिंपल सा ये हुआ कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को हमने इरेडिएट कराया, ठीक है, कार्बन ने इस चीज को सेंस किया, और कार्बन ने क्या करा, अपनी जो लोअर स्पिन स्टेट थी इसमें पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई उसकी। और जितना लोअर स्पिन स्टेट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, उतना ज़्यादा उस हमें कार्बन का सिग्नल जो है ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मिलेगा। तो ये हुआ सब किस वजह से? क्योंकि हमने हाइड्रोजन को इरेडिएट करा दिया, या हमने उसको सैचुरेटेड कंडीशन में लाया। बस इसी चीज़ को कार्बन ने सेंस किया और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पिन स्टेट को एडजस्ट किया, और इस तरह से एडजस्ट किया कि लोअर स्पिन स्टेट में जो है उसकी पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से उसका एनएमआर सिग्नल भी की इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे कार्बन के साथ अटैच्ड, उतनी उसकी इंटेंसिटी में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। इन प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम द टोटल NOE फॉर अ गिवन कार्बन इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ नियर बाय हाइड्रोजन इंक्रीजेज। दस वी यूजुअली फाउंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल इन कार्बन 13 स्पेक्ट्रम एज्यूम द ऑर्डर। तो अगर CH3 ग्रुप है, तो जिसमें 3 हाइड्रोजन है, तो उसकी इंटेंसिटी, उस वाले कार्बन की इंटेंसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू 2 हाइड्रोजन, फिर 1। तो इस तरह से वो डिक्रीज करेगी। कार्बन के साथ यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसीलिए इसकी इंटेंसिटी सिग्नल की सबसे कम होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्रॉस पोलराइजेशन क्या था जिसकी वजह से हमें ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। तो यही इसकी ओरिजिन होती है न्यूक्लियर ओवरहॉजर इफेक्ट की। तो टू सी हाउ क्रॉस पोलराइजेशन ऑपरेट्स टू गिव न्यूक्लियर ओवरहॉजर इन्हेंसमेंट, कंसिडर द एनर्जी डायग्राम शोन इन फिगर। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, तो उसमें एक एनर्जी डायग्राम है। कंसिडर अ 2 स्पिन सिस्टम बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। यहाँ पर हमने 2 एटम्स लिए हुए हैं, तो इसलिए हमारा ये 2 स्पिन सिस्टम हो गया, ठीक है। इसको आप AX सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो फिगर शोज 4 सेपरेट एनर्जी लेवल्स। इसमें 4 एनर्जी लेवल्स हैं, ईच विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन्स ऑफ एटम्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। देखो ये हमारा यहाँ पर डायग्राम है। अब देखो इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है। हमारे पास अगर 2 स्पिन स्टेट है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हमारे पास 4 ही पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। किस 4 पॉसिबल से कैसे मैं बता रही हूँ, देखो, या तो दोनों के दोनों की अल्फा स्पिन स्टेट होगी, जैसा कि हमने यहाँ दिखा रखा है, या इन दोनों न्यूक्लियाई की बीटा स्पिन स्टेट होगी। दोनों न्यूक्लियाई ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है बीटा स्पिन स्टेट हो और कार्बन की अल्फा हो, ठीक है। और ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन की हाइड्रोजन की तो अल्फा हो और कार्बन की जो है वो बीटा हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं। स्पिन स्टेट्स के बेसिस पर हम 4 एनर्जी लेवल्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो द सिलेक्शन रूल्स डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स रिक्वायर दैट ओनली अलाउड ट्रांजिशंस इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ ओनली 1 स्पिन
एट अ टाइम, और दिस इज कॉल्ड सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन। देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन होंगे, ट्रांजिशन मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से जब हायर एनर्जी स्टेट में यहाँ पर जाएगा, जब एक्साइटेशन होगा मॉलिक्यूल का या न्यूक्लियाई का, तब हम लगाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन रूल बताता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कि सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होंगे। अब ये सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन से मतलब ये है कि जब भी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइट होगा न्यूक्लियस, तो सिर्फ उसमें क्या होगा, किसी एक की स्पिन में, एक टाइम में सिर्फ एक न्यूक्लियाई की स्पिन में चेंज हो सकता है। देखो जैसे अगर हम N1, ये हमारे यहाँ 4 एनर्जी लेवल्स होगा, ये N1 हमने इसको बोला, यहाँ पर इसको हमने N2 बोला, ये N3 हो गया और ये N4 हो गया, और सबकी स्पिन स्टेट्स भी हमने यहाँ दिखा रखी हैं दोनों न्यूक्लियाई की। ये हाइड्रोजन के लिए है और ये वाली कार्बन के लिए, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन पॉसिबल है, यानी किसी एक न्यूक्लियाई की स्पिन में एक बार में चेंज हो सकता है, वही हमारे अलाउड ट्रांजिशन कहलाएंगे। तो देखो अगर हम N1 से N3 की तरफ जाएँ, यानी यहाँ से यहाँ जाएँ, तो किसकी स्पिन में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन की स्पिन यहाँ पर अल्फा थी, यहाँ पर हाइड्रोजन की बीटा हो गई, कार्बन की यहाँ पर भी अल्फा थी, ऊपर भी अल्फा है, तो किसकी स्पिन चेंज हुई, हाइड्रोजन की। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर जो है प्रोटॉन ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन है, सिर्फ एक की स्पिन में चेंज होना चाहिए। ठीक ऐसा ही अगर हम N2 से N4 में जाएं, तब भी हम ये पाएंगे कि प्रोटॉन की जो स्पिन स्टेट है सिर्फ वो चेंज हो रही है, तो इसलिए ये भी हमारा प्रोटॉन एक्साइटेशन को शो कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम N3 से N4 में जा रहे हैं, तो N3 से अगर हम N4 में जाएंगे तो आप देखेंगे कार्बन की स्पिन स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो N3 टू N4 है ये कार्बन का एक्साइटेशन हो रहा है। और ऐसे ही जब हम N1 से N2 की तरफ जाते हैं तब भी कार्बन की स्पिन चेंज हो रही है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कार्बन एक्साइटेशन हो रहा है। तो यही इसमें लिखी, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है क्योंकि इनमें किसी सिर्फ एक की स्पिन में जो है चेंज हो रहा है। तो द अलाउड ट्रांजिशन, प्रोटॉन एक्साइटेशन और कार्बन एक्साइटेशन ये दिखाई रखे हैं यहाँ पर। तो बिकॉज द 4 स्पिन स्टेट्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, दे ऑल्सो हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है, जाहिर सी बात है, ठीक है, ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम शुरू में भी प्रोटॉन दिखाते थे ना कि ये लोअर एनर्जी स्टेट है और ये वाली हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक। तो अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 स्पिन स्टेट्स हैं, तो चारों की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी, जिसमें N1 की सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि दोनों अल्फा स्पिन स्टेट हैं। यहाँ पर N4 है, दोनों की बीटा स्पिन स्टेट है, इसलिए वो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है। फिर ये N3 और N2 है। देखो N3 और N2 जो है लगभग लगभग सेम एनर्जी लेवल है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इक्वली नहीं है, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि N3 और N2 में जो है पॉपुलेशन भी लगभग लगभग सेम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि बिकॉज द स्पिन स्टेट्स N3 एंड N2 हैव वेरी सिमिलर एनर्जीज, वी कैन एज्यूम दैट देयर पॉपुलेशंस आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ यूज द सिंबल B to represent the equilibrium population of these two spin states। तो हमने क्या माना कि जो इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन है इन दोनों स्पिन स्टेट्स की, वो हमने B मान ली कि इसमें जो पॉपुलेशन है, हमने उस पॉपुलेशन को डिनोट किया B से कि इसमें भी B है और इसमें भी B है, दोनों में हम इक्वल मान के चल रहे हैं, तो B मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन हम दिखाएंगे N1 की, तो N1 तो ग्राउंड स्टेट है, ये B वाली जो है N1 के कंपैरिजन में तो हायर एनर्जी स्टेट है। तो अब हम नॉर्मली क्या होता है, लोअर एनर्जी स्टेट में हमेशा ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है, वही हमारा बोल्ट्जमान इक्विलिब्रियम जो हमारा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं कि इसमें N1 में थोड़ी ज़्यादा है, और वो कितनी ज़्यादा है, बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा। तो इसमें हम दिखा सकते हैं B प्लस डेल्टा हो गई, क्योंकि इन दोनों में B है तो इनसे ज़्यादा है, इसलिए B प्लस डेल्टा। और जब हम N4 में जाएंगे, N4 N3 और N2 के कंपैरिजन में हायर एक्साइटेड स्टेट है, तो इसका मतलब इसमें और भी कम हो जाएगी, और इसमें कितनी कम होगी, डेल्टा। तो ये हमने पॉपुलेशन जो है इसमें दिखा दी कि N1 में B प्लस डेल्टा थी, N3 और N2 में B है और N4 में B माइनस डेल्टा। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि N4 में हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इंटेंसिटीज ऑफ NMR लाइन्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन पॉपुलेशंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स वेयर ट्रांजिशंस आर अकरिंग। तो जहाँ पर ये ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो NMR जो सिग्नल मिलेगा हमें, उसका जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगा कि दोनों लेवल्स के बीच में डिफरेंस कितना है पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन डिफरेंस पर सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमने वही जो मैंने आपको पहले समझाया है वही यहाँ पर इसमें बता रखा है कि
लेवल N1 में हमने दिखाई B प्लस एल्फा है, N2 और N3 में B है और N4 में B प्लस एल्फा है। तो एज्यूमिंग द पॉपुलेशन ऑफ द C13 एनर्जी लेवल्स आर एट इक्विलिब्रियम, द कार्बन सिग्नल्स विल हैव इंटेंसिटी। तो ये जो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन दिखा रखी है, तो उसके बेसिस पर हम कार्बन सिग्नल की इंटेंसिटीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन दिखाई है ना बेटा, ये दोनों के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी यही है और कार्बन के लिए भी यही है। ठीक है, अब क्योंकि हमें कार्बन सिग्नल की इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है, तो फिर हम सिर्फ कार्बन के को ही कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये एनर्जी लेवल्स। अब देखो, कार्बन में अगर हमें पॉपुलेशन डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने अभी अभी आपको ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, एक बार मैं फिर से बना दे रही हूँ। यहाँ पर N1 था, ये N2 था, यहाँ N3 है और ये हमारा N4 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन का यानी प्रोटॉन का ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ से यहाँ कार्बन का ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, और इस पे जो पॉपुलेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर B प्लस एल्फा है, इन दोनों में B है और यहाँ पर हमारी B माइनस एल्फा है। ठीक, तो अब अगर हमें इंटेंसिटीज देखनी है, क्योंकि इंटेंसिटी पॉपुलेशन डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है, तो हम पॉपुलेशन डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, तो कार्बन एनर्जी लेवल हम इक्विलिब्रियम पर दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं? तो कार्बन का जहाँ एक्साइटेशन हो रहा है, देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर N3 और N4 के बारे में लिखा है तो पहले वही देख लेते हैं। तो N3 और N4 में अगर आप देखें तो N3 में पॉपुलेशन ज़्यादा है और N4 में कम है, तो हम हमेशा पॉपुलेशन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जब ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है N3 माइनस N4। तो N3 में कितनी है? N3 में हमारी B है, तो हमने यहाँ B लिख दिया। B के आगे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि हम पॉपुलेशन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। ठीक है, और N4 में कितनी है? B प्लस एल्फा, तो B माइनस B प्लस एल्फा हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, एल्फा कह रही हूँ मैं बार बार इसको, डेल्टा। तो ये हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, अब N1 माइनस N2 में भी मतलब N1 से N2 की तरफ भी कार्बन का ट्रांजिशन हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, तो अब हम ये वाला एनर्जी लेवल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? N1 में ज़्यादा है और N2 में कम है, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने N1 माइनस N2 किया। ठीक, तो N1 माइनस N2 करने पर N1 में हमारी कितनी है? B प्लस एल्फा, वो हमने लिख दी, और N2 में कितनी है? B है, तो B प्लस एल्फा माइनस B एल्फा। बेटा मैं बार बार इसको एल्फा बोल रही हूँ, इसको डेल्टा कंसिडर करना। ठीक है, तो ये बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी डेल्टा आई, तो दोनों में हमारा ये डेल्टा डेल्टा आ गया। तो ये हमने कब देखी? जब हमने अभी नॉर्मल हम देख रहे हैं, तो हमने पाया कि कार्बन की इंटेंसिटी को हम डेल्टा से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कराएंगे प्रोटॉन को इरेडिएट। तो द इरेडिएशन ऑफ द प्रोटॉन कॉजेज द प्रोटॉन ट्रांजिशंस टू बिकम सैचुरेटेड। तो ये तो हमने बात की थी कार्बन के ट्रांजिशन की, अब हमें दिखाना है प्रोटॉन ट्रांजिशन को, क्योंकि प्रोटॉन को हम इरेडिएट करा रहे हैं, इसका मतलब जो प्रोटॉन के लिए जो हमने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, अब वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो इक्वल दिखानी है, क्योंकि इरेडिएशन से प्रोटॉन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सैचुरेटेड। तो हमें अगर इक्वल दिखानी है तो हम वो कैसे दिखाएंगे? यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं N3 और N1 में अगर आप देखें तो ये प्रोटॉन का ट्रांजिशन है। ठीक है, और N2 से N4 में जाएंगे तो प्रोटॉन का ट्रांजिशन है। तो अब हम इस प्रोटॉन ट्रांजिशन को सैचुरेटेड दिखाना है, और सैचुरेटेड हम तब दिखा सकते हैं जब N1 और N3 में और N2 और N4 में हमें इक्वल पॉपुलेशन दिखानी है पड़ेगी। तो यही यहाँ पर लिखा है कि पॉपुलेशन ऑफ N4 बिकम्स इक्वल टू द पॉपुलेशन of level N2 and the population of level N3 is now equal to the population of level N1। तो यानी जब ये पहले ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं, N1 से N3 की तरफ हो रहा है, तो N1 से N3 में एक्साइटेशन हमने दिखाया ही था। ठीक है, तो N1 की हमारी कितनी है? N1 में हमारी आ रही है B प्लस एल्फा। ठीक, और N3 में कितनी दिखा रहे हैं? हम B दिखा रहे हैं। ठीक, और हम क्या कर रहे थे कि N1 से N3 की तरफ हमारा ट्रांजिशन हो रहा था। अब हमें दिखाना है सैचुरेशन, और अगर हमें सैचुरेशन दिखाना है तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि N1 से N3 की तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स गए हैं उसके जाने के बाद दोनों में जो है डिफरेंस जो है कुछ नहीं रहेगा। N1 और N3 में इक्वल पॉपुलेशन हमें दिखानी, तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो यहाँ पर हमने जो दिखा रखी है B है और यहाँ पर B प्लस एल्फा है, यानी इन दोनों में कितना डिफरेंस है? एल्फा बोल रही हूँ मैं बार बार, इसको एल्फा बोल रही हूँ, डेल्टा का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर इसमें हमने डेल्टा ज़्यादा दिखा दी तो इसका अगर हाफ डेल्टा हम यहाँ पर ले आए, इस वाले में ले आए,
तो दोनों में पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। इसका डेल्टा मतलब इसकी भाई इतना ही पोर्शन तो ज़्यादा है, तो ये पूरा डेल्टा है। अगर आधा डेल्टा हम नीचे ले आए और आधा डेल्टा हम ऊपर रखें तो दोनों में पॉपुलेशन जो है वो इक्वल हो सकती है। तो बस देखो वही चीज़ जो है यहाँ पर दिखा भी रखी है। तो मैं इसको एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। देखो, अरे बाबा इंक कलर नहीं लेना, पेन लेना है, ठीक। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन थे, देखो यहाँ पर था N1, ये था N2, ये था N3 और यहाँ था N4, और हम ये दो ट्रांजिशन को जो है कंसिडर कर रहे हैं। और N1 में हमने बोला कि यहाँ पर B प्लस डेल्टा है और यहाँ पर हमारा B डेल्टा है और यहाँ N3 में हमारा B है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हम इरेडिएट करा रहे हैं, ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन एक्साइटेशन है, तो इसमें से क्या होगा, हाफ डेल्टा जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो जब ये हाफ डेल्टा N3 में चला जाएगा तो B में कितना बचेगा, क्योंकि इसमें से हाफ डेल्टा कम हो गया है, तो यहाँ पर भी हाफ डेल्टा बचेगा N1 में भी और N3 में भी हाफ डेल्टा हो जाएगा। ये बात बेटा आप समझ में पा रहे हैं ना कि ये जो डेल्टा है इतना ही तो ज़्यादा था N3 के कंपैरिजन में N1 में सिर्फ डेल्टा ही तो ज़्यादा था। तो इस डेल्टा को हमें इक्वल करना है, तो इस डेल्टा को दोनों में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो हाफ डेल्टा ऊपर दिखा दें और हाफ डेल्टा नीचे दिखा दें। तो इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पर, क्योंकि जब इससे ऊपर जाएगा, N1 से जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, आधा डेल्टा बाई 2, और यहाँ पर भी ये डेल्टा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा बाई 2 ऊपर चला गया है। तो इसलिए ये B प्लस हाफ और ये B प्लस हाफ दिखा दिया, ठीक। और यही काम हम N2 और N4 में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर B थी और यहाँ पर B माइनस डेल्टा, तो डिफरेंस कितना है, डेल्टा का डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस, इस डेल्टा के डिफरेंस को फिर से हम यही कर सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा बाई 2 कर दें और यहाँ पर भी डेल्टा बाई 2 कर दें। तो वही हमने यहाँ पर कर रखा है, B माइनस हाफ डेल्टा और ये B माइनस हाफ डेल्टा। इस चीज़ को बेटा थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हमें इक्वल पॉपुलेशन दिखानी है, क्योंकि हमने प्रोटॉन को सैचुरेट करा दिया है। तो जब सैचुरेट कराया तो इक्वल पॉपुलेशन हम ऐसे दिखा सकते हैं, जितना भी एक्सिस हो रही है या जितनी भी कम हो रही है, बस उसको हम हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस इतना सा काम हमने किया है। तो जिससे क्या हो रहा है, हमारे दोनों लेवल्स में देखो N1 और N3 में इक्वल हो गई और N2 और N4 में इक्वल हो गई, ठीक है। अब यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस द इंटेंसिटी ऑफ द कार्बन लाइन कैन बी रिप्रेजेंट। अब हम इंटेंसिटी ऑफ कार्बन लाइन को दिखा सकते हैं वही से, जैसे हमने कार्बन एनर्जी लेवल्स को अभी दिखाया था, N3 माइनस N4 करेंगे और N1 माइनस N2 करेंगे, क्योंकि N3 ये वाला और यही तो हम कार्बन के जो बारे में बात कर रहे हैं, इसी में एक्साइटेशन हो रहा है या कार्बन का जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वो हम इसमें बात कर रहे हैं, N3 और N4 में और N1 और N2 में। तो अब देखते हैं यहाँ पर N3 में कितनी पॉपुलेशन हो गई। तो N3 में हमारी है B प्लस डेल्टा हाफ, तो वो तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर माइनस लगाया। अब N4 में देखो, N4 में है B माइनस डेल्टा हाफ, तो जब हम B प्लस हाफ डेल्टा में से माइनस करेंगे B माइनस हाफ डेल्टा, तो ये माइनस माइनस हम इसको ऐसे तो कर रहे हैं, इसके आगे हम माइनस लगा दे रहे हैं और इसके आगे हम पॉपुलेशन लिख दे रहे हैं N3 की, ठीक है। तो जो वो पॉपुलेशन हमने N3 की लिखी वो मैंने यहाँ लिख के दिखा दी, और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो बस हमने इसको यहाँ पर प्लस कर दिया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो B से B कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना हो जाएगा, डेल्टा। और ऐसे ही हम N1 माइनस N2 कर सकते हैं, तो N1 माइनस N2 किया है तो भी हमारे पास डेल्टा। तो इंटेंसिटी में हमने देखा कोई चेंज हुआ ही नहीं इरेडिएशन कराने के बाद भी, तो देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द कार्बन ट्रांजिशन। इरेडिएशन से पहले भी हम डेल्टा ही दिखा रहे थे और इरेडिएशन के बाद भी हमारी डेल्टा है। तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई और प्रोसेस भी है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है रिलैक्सेशन का। एट दिस पॉइंट वी नीड टू कंसिडर that there is another process operating in this system when the population of the spin states have been disturbed from their equilibrium values। अभी अभी हमने देखा पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गई हैं अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू से, यानी इक्विलिब्रियम वैल्यू में क्या था, लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा थी और हायर एनर्जी स्टेट में कम थी, लेकिन इरेडिएशन के बाद दोनों लेवल्स में जो है वो इक्वल हो गई हैं, तो डिस्टर्ब हो गई हैं, जैसा कि हमने देखा ही एज इन द केस बाय द इरेडिएशन ऑफ प्रोटॉन सिग्नल। तो रिलैक्सेशन प्रोसेस विल टेंड टू रीस्टोर द पॉपुलेशन टू देयर इक्विलिब्रियम वैल्यूज। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यू से डिस्टर्ब हो गई हमारी पॉपुलेशन, तो रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या करेगा, उस इक्विलिब्रियम वैल्यू को वापस से लेके आएगा, उसको रीस्टोर करेगा उन पॉपुलेशंस को। यानी कि हमने क्या दिखाया था, हमने सपोज यहाँ से यहाँ इक्वल दिखा दी थी, पहले ज़्यादा थी, पहले क्या थी, सपोज यहाँ पर मैंने ये 5 न्यूक्लियाई बना दिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये 3 न्यूक्लियाई बनाए, इरेडिएशन करा दिया तो यहाँ पर भी 4 हो गए और ऊपर भी
4 हो गए, क्योंकि ये एक जो है ऊपर चला गया। ठीक, अब साथ साथ यहाँ पर ये तो है कि इस वाले प्रोसेस से अभी हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला कार्बन की इंटेंसिटी में, क्योंकि हमने अभी रिलैक्सेशन प्रोसेस को कंसिडर नहीं किया। तो हमें रिलैक्सेशन प्रोसेस भी कंसिडर करना पड़ेगा। और रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले न्यूक्लियाई हैं ये रिलैक्स होते हैं, यानी रिलैक्सेशन का मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट से मॉलिक्यूल का लोअर एनर्जी स्टेट में आना। तो जब ये यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा, मान लीजिए एक यहाँ पर वापस आ जाए, तो वापस से हमारी ओरिजिनल कंडीशन जो है वो रीस्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वही जो है रिलैक्सेशन प्रोसेस ये काम करता है। तो अनलाइक एक्साइटेशन ऑफ अ स्पिन फ्रॉम लोअर टू हायर स्पिन स्टेट, रिलैक्सेशन प्रोसेसेस आर नॉट सब्जेक्ट टू द सेम क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब हमने एक्साइटेशन दिखाया था, जैसे यहाँ पर N1 था, ये N3 था, ये N2 और ये N4। जैसे अगर मैं प्रोटॉन की ही बात कर लूँ, जब हमने यहाँ से यहाँ दिखाया, ठीक है, या यहाँ से यहाँ दिखाया, कार्बन के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो क्या दिखाया? सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन दिखाया था। सिंगल क्वांटम मतलब था दोनों में से किसी एक की स्पिन में चेंज हो रहा था। लेकिन रिलैक्सेशन प्रोसेस ये वाले सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है। रिलैक्सेशन में क्या होता है? रिलैक्सेशन इन्वॉल्विंग चेंजेस ऑफ बोथ स्पिन साइमल्टेनियसली कॉल्ड द डबल क्वांटम ट्रांजिशन आर अलाउड। तो रिलैक्सेशन के प्रोसेस में कौन से अलाउड ट्रांजिशन होते हैं? जब दोनों की स्पिन में साइमल्टेनियसली चेंज हो, जिसको हम डबल क्वांटम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो एक्साइटेशन में होता है सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन, जबकि रिलैक्सेशन में होता है डबल क्वांटम ट्रांजिशन। तो द रिलैक्सेशन पाथवे लेबल्ड W2 इन फिगर टेंड्स टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन बाय रिलैक्सिंग spins from N4 to N1, or we shall represent the number of spin that are relaxed by this pathway by the symbol D। तो अब हम पॉपुलेशन को दिखा सकते हैं। देखो एक बार मैं वो डायग्राम दिखा दूं। देखो यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो क्या करेगा, वो रिलैक्सेशन प्रोसेस जिसमें दोनों की स्पिन चेंज हो रही हो, हम एक ऐसा प्रोसेस देखेंगे यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस सिर्फ W2 हो सकता है। रिलैक्सेशन क्या है? हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना। ठीक है, तो ये हायर से लोअर में जब आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की स्पिन स्टेट चेंज हो रही है। तो यानी ये डबल क्वांटम ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है, जबकि ये जो ट्रांजिशन थे बाकी जो हमने दिखा रखे थे ये सारे सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन थे। ठीक है, एक्साइटेशन में हमेशा सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन होते हैं अलाउड, और रिलैक्सेशन में डबल क्वांटम ट्रांजिशन होते हैं। तो सिर्फ ये अकेला एक प्रोसेस है जब N4 से N1 में आएंगे, और कहीं कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा जहां पर दोनों की स्पिन में चेंज हो रहा होगा। तो यानी अब क्या होगा, जो स्पिन स्टेट्स हैं ये वापस से रिलैक्स करेंगी और नीचे आएंगी। तो हम वो जो कितनी नीचे आएंगी उसको हम D से मान रहे हैं कि सपोज ऊपर से नीचे D आ गई हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या चेंज होगा इसमें। तो जो हमारी स्पिन स्टेट्स अभी हमने दिखाई थी, हमने क्या दिखा रखी थी? हमने यहाँ दिखाई थी अभी B प्लस हाफ डेल्टा थी, इसमें B माइनस थी, इसमें B प्लस थी, इसमें B माइनस थी। अब हम ये कह रहे हैं कि N4 से यहाँ N4 था, यहाँ पर N1 है, ये रिलैक्सेशन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ D आ रही है, डी पॉपुलेशन जो है वो नीचे आ रही है सपोज। ठीक है, तो जब डी नीचे आ रही है तो यानी सबसे ऊपर वाली में हमें माइनस डी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से तो नीचे जा रही है, और नीचे वाली में डी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर वाली में माइनस डी हो जाएंगी और नीचे वाली में प्लस डी हो जाएंगी। सिर्फ N4 और N1 में इतना चेंज होगा। तो N1 में हमने क्या दिखाया कि प्लस डी दिखाना है, तो B प्लस हाफ डेल्टा तो ऑलरेडी थी, हमने इसमें D को प्लस कर दिया। और N4 में B माइनस हाफ डेल्टा पहले से थी और हमने इसमें माइनस डी कर दिया। और ये N2 और N3 में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ कार्बन लाइन को कैसे हम क्या चेंज हुआ है। तो फिर से हम N3 माइनस N4 ही कर रहे हैं और N1 माइनस N2 कर रहे हैं। तो N3 में कितनी है? N3 में हमारी B प्लस हाफ डेल्टा है। फिर N4 में कितनी है? तो माइनस साइन लगाया। N4 में हमने देखी B माइनस हाफ डेल्टा माइनस डी। तो वही है कि इसके आगे क्योंकि माइनस का साइन है और इससे पहले हम N3 की स्टेट लिखेंगे, तो ये जब अंदर जाएगा तो ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे। वही हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये B से ये वाला B कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ डेल्टा प्लस डेल्टा हो जाएगा और प्लस D। तो अल्फा प्लस डी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम N1 माइनस N2 कर सकते हैं, उसमें भी हमें अल्फा प्लस डी। तो बिफोर इरेडिएशन हमें इंटेंसिटी अल्फा बोल रही हूँ मैं फिर से, डेल्टा है ये। ठीक है, बिफोर इरेडिएशन ये डेल्टा था और आफ्टर इरेडिएशन हमने देखा ये डेल्टा प्लस डी हो गया, यानी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई। तो यही चीज़ हमें बतानी थी, इंटेंसिटी इंक्रीज क्यों करी? क्योंकि ये रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज की है। तो द इंटेंसिटी ऑफ ईच ऑफ द कार्बन लाइंस हैज़ बीन इनहेंस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ डी बिकॉज ऑफ दिस रिलैक्सेशन। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को हमने इरेडिएट करा दिया।
इस चीज को कार्बन ने जो है सेंस किया और कार्बन के न्यूक्लियाई जो थे वो रिलैक्स्ड हो गए, और रिलैक्स होकर जब नीचे आए तो नीचे क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट में स्पिन्स का नंबर जो है इंक्रीज कर गया, और जब स्पिन्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल भी वो है इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से इसने अपना पोलराइजेशन जो था इस कार्बन को ट्रांसफर कर दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो इसी को हम क्रॉस पोलराइजेशन बोल देते हैं। तो इस वजह से ये इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करके निकलती है। तो ठीक है, अब आप इसको चाहे तो ये पूरा अगर एग्जाम में आता है तो आप पूरा ओरिजिन भी समझा सकते हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि लिखने का टाइम बेटा आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो आप खाली जहाँ पर ये क्रॉस पोलराइजेशन लिखा है ना, इससे ऊपर तक यहाँ तक भी आप इसको यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। मतलब इतना जो स्लाइड में ये पूरा पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड और तीसरी में यहाँ तक आप लिख के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बेटा क्रॉस पोलराइजेशन भी आप वहाँ समझा सकते हैं। भले ही आप थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए, वहाँ पर थोड़ा बहुत समझा दीजिए, और ये जो पॉपुलेशन डिफरेंस है ये सब आप लिख के दिखा दीजिए, तो आप बता सकते हैं कि कैसे वहाँ पर जो है हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियर ओवरहाउजर एनहेंसमेंट या इफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।